हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और मैंने आपको इस चैप्टर नंबर 3 का पास फर्स्ट और सेकंड दे दिया है। ये पार्ट थर्ड है, जिसमें हम निर्वाचन के चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग के काम पढ़ेंगे कि वो क्या क्या काम करता है और किस तरह से करता है, किस ढंग में करता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है और इसको आप पढ़ने के साथ साथ लिखते हुए चलिएगा ताकि आपको याद रहे ये टॉपिक। और मेरे चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो बिना टाइम जाया करें हम इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं कि निर्वाचन आयोग के क्या काम है, और टॉपिक वाइज टॉपिक हम इसको क्लियर करेंगे और आप समझने की कोशिश करिएगा। ना समझ में आए तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के पास काफ़ी सारे काम हैं, यानी कि भारत निर्वाचन आयोग के पास बहुत सारे काम होते हैं। देखिए, निर्वाचन आयोग क्या काम करता है। निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है, ठीक है, और चुनाव की तिथि पारित करता है, चुनाव चिन्ह पारित करता है, और क्या करता है, आचार संहिता भी लागू करता है। आचार संहिता क्या होता है आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है आचार संहिता क्या होता है। ठीक है, इसको ज़रूर नोट कर ले कि आचार संहिता क्या होता है। देखिए, चुनाव से पहले, ठीक है, और चुनाव के ख़त्म होने तक की तिथि में कुछ नियम और कानून निर्वाचन आयोग क्या करता है, पारित करता है, उसको ही आचार संहिता कहते हैं। जो भी प्रतिनिधित्व इसको अगर नहीं मानता है, सही ढंग से नहीं उसका पालन करता है, तो उस पे दंडित किया जा सकता है, उसको जेल भी हो सकता है। वो आचार संहिता होता है, यानी कि चुनाव से पहले जब तक चुनाव चल रहा है तब तक कुछ नियम और कानून निर्वाचन आयोग पारित करता है, उसे ही कहते हैं आचार संहिता। समझ में आ गया, क्लियर हो गया आपको। तो चलिए ये पढ़ते हैं कि उसके क्या क्या काम होते हैं। देखिए, वह मतदाता सूचियों को नया काम करने के काम की देखरेख करता है, पूरा प्रयास करता है कि मतदाता सूचियों में कोई गलती न हो, अर्थात पंजीकृत मतदाताओं ने नाम न छूट जाए और न ही उसमें ऐसे लोगों के नाम हो जो मतदान के अयोग्य हो या जीवित नहीं ना हो। ठीक है, देखिए यहाँ लोगो लिखा है, लागो लिखा है, गलती है, ये लोगो लिखा है। वो इसमें ये बताया गया है कि देखिए वो क्या करता है कि एक मतदाता सूची जारी करता है। मैंने आपको पहले बता दिया कि वो मतदाता सूची जारी करता है, चुनाव चिन्ह जारी करता है, तिथि जारी करता है। ठीक है, और उसको जब चुनाव हो जाते हैं तो वोटों की गिनती करता है, वो सब चुनाव आयोग करता है। ठीक है, जितने भी काम है वो सब करता है। ठीक है, तो वही बता रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो उसके योग्य ना हो, यानी वो जेल में हो या वो दंडित हो या उसने कुछ गलत काम किए हैं, 2 नंबर का कोई धंधा करता है, तो उस ऐसे लोगों का नाम क्या चुनाव में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे लोगों का नाम है तो नहीं, वो इसकी देखरेख करता है। दूसरा, ऐसे भी लोगों को देखता है कि कभी पता चले कि ऐसे लोग हैं जो मर गए हैं, उनका नाम तो नहीं है, वो ये भी देखता है। ठीक है, ताकि उसमें कोई समस्या ना आए, ठीक, और आराम से वोट दिया जा सके। पहला जो है टॉपिक आपको समझ में आ गया। दूसरे पे चलते हैं। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। दूसरे चलते हैं। वह चुनाव का समय और चुनाव का पूरा कार्यक्रम तय करता है। दूसरा टॉपिक है हमारा जो ये है कि वो चुनाव का समय भी टाइम क्या होगा वो भी वो बताता है। चुनाव का पूरा कार्यक्रम कैसे होगा, क्या नहीं होगा। जैसे आप देखे होंगे कि जैसे अब चुनाव होता है तो उस वक्त क्या होता है कि बहुत सारे पुलिस भी खड़े होते हैं। ठीक है, और उसमें सारे काम कैसे एक लाइन बाई लाइन होता है कि कैसे कैसे होगा, वो सब स्टेप बाय स्टेप होता है। वो कौन करवाता है, वो चुनाव आयोग करवाता है। ठीक है, निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम किसी चीज़ को
हम कोई भी काम करते हैं, अगर हम पहले से सोच के नहीं बैठते उस काम को करने के लिए, तो पक्का है कि वो काम गलत होगा। लेकिन हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि ऐसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो वो काम सही होता है। इसी तरह वो पूरे कार्यक्रम को क्या करता है, तय करता है। इतना समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कार्यक्रम में निम्न बातों का उल्लेख होता है, जिसमें चुनाव की अधिघोषणा, चुनाव कब घोषित किया जाएगा, नामांकन प्रक्रिया शुरू करने से पहले की तिथि, यानी चुनाव कब होगा, ठीक है, उसमें कब नाम आएगा वो, मतदाता की तिथि, चुनाव किस दिन होगा वो तारीख, मतगणना की तिथि और चुनाव परिणाम की घोषणा, ठीक है। मतगणना कब होगा, यानी कि जब चुनाव हो गए तो उसकी गिनती कब की जाएगी, और चुनाव परिणाम की घोषणा कि कौन जीता उसकी भी घोषणा कौन करता है, चुनाव आयोग करता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? नेक्स्ट चलते हैं। इसी पूरी प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने के लिए निर्णय लेने का अधिकार है, ठीक है। वह पूरे देश किसी राज्य या किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनावों को इस आधार पर स्थगित या रद्द कर सकता है कि वहाँ माकूल माहौल नहीं हो तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना संभव नहीं हो। निर्वाचन आयोग राजनीति दलों और उसके उम्मीदवारों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू करता है। देखिए मैंने अभी बिल्कुल जब मैंने अभी वीडियो चालू किया था, जब भी मैंने आपको आचार संहिता क्या है उसके बारे में बता दिया था, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आचार संहिता, भूलना मत, ठीक है, इसको याद रख लेना। उसके बाद मैंने आपको बताया ये हमारा तीसरा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, जिसमें ये बताता है कि उस चुनाव में जो चुनाव आयोग है वो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराता है, ठीक है। कैसे होगा चुनाव, कब होगा, अब ऐसा भी वो भी देखता है कि ऐसा ना हो कि वहाँ पर माहौल अच्छा ना हो और वहाँ पर माहौल है ही नहीं चुनाव देने का, तो क्या इंसान चुनाव दे देंगे, तो वहाँ पर चुनाव करा सकता है, नहीं करा सकता, तो वो देखता है। जैसे मान लीजिए अब चुनाव जंगल में हो रहा है, इंसान जंगल में चला तो नहीं जाएगा ना, वो वाली बात है, ठीक है। आचार संहिता मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आचार संहिता वो होता है कि जो कुछ नियम और कानून चुनाव से पहले चुनाव तक जो लागू किए जाते हैं वो आचार संहिता होता है, ठीक है। यानी जैसे मान लीजिए कि अब बहुत से जो नेता हैं वो किसी को पैसा दे के कह रहे कि भाई हमें वोट दो, तो वो भी ये नहीं कर सकते, वो भी आचार संहिता के द्वारा ही मतलब प्रतिबंध किया जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। वह किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में दोबारा चुनाव कराने की आज्ञा दे सकता है। यानी देखिए कभी कभी ऐसा हो सकता है चुनाव स्थगित हो जाता है तो दोबारा चुनाव करने की आज्ञा भी कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद यदि उसे अगले लगे कि मतगणना प्रक्रिया में पूरी तरह से उचित और न्यायपूर्वक नहीं थी तो वह दोबारा मतगणना कराने की आज्ञा भी दे सकता है। देखिए अगर उसे ऐसा लगता है कि जो हमने गिनती की है वोटों की वो सही नहीं हुई है, न्याय नहीं हुआ, तो दोबारा वोटों की गिनती करवा सकता है। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देती है, ठीक है, राजनीतिक दलों को मान्यता देती है और उसे चुनाव चिन्ह आवंटित करता है, ठीक है। मैंने आपको पहले बता दिया कि चुनाव चिन्ह वो जारी करता है, ठीक है, और वो क्या करता है कि जो राजनीतिक दल होते हैं उनको मान्यता देता है। इतना समझ में आ गया? आई होप कि आपको निर्वाचन चुनाव के क्या क्या काम करता है वो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि अब इसके बाद पढ़ते हैं कि चुनाव निर्वाचन के पास बहुत ही सीमित कर्मचारी होते हैं। वह प्रशासनिक मशीनरी की मदद से चुनाव करता है, ठीक है। आपने भी देखा होगा जब चुनाव होता है तो क्या होता है, एक मशीन रखी जाती है, उसी के द्वारा चुनाव किया जाता है। लेकिन एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने के पर चुनाव संबंधित कार्यों के संबंध में आयोग का पूरी प्रासंगिक मशीनरी पर नियंत्रण हो सकता है, ठीक है।
अब आपने देखा होगा चुनाव के कुछ दिन बाद ही क्या किया जाता है, वोट की गिनती होती है तय, और मशीन कहाँ रखा जाता है वो किसी को उतना अंदाजा नहीं होता चुनाव आयोग के अलावा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनाव प्रक्रिया के दौरान राज्य और केंद्र सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों को चुनाव संबंधी कार्य दिए जाते हैं। ठीक है, और इस संबंध में निर्वाचन आयोग का उन पर पूरा नियंत्रण होता है। निर्वाचन आयोग इस अधिकारियों का तबादला कर सकता है या उसे तबादले से रोक सकता है। अधिकारी निष्पक्ष ढंग से काम करने में विफल रहे तो आयोग उसके विरुद्ध कार्यवाही भी कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1951 से 1952 में लोकसभा के 16 चुनाव हो चुके थे। निर्वाचन आयोग के द्वारा विधान सभाओं के अनेक चुनाव और उपचुनाव कराए गए। ठीक है, कब कराए गए? ये 1951 से 1952 की बात हो रही है। ठीक है, याद रखना। आगे देखते हैं। निर्वाचन आयोग का असम, पंजाब, जम्मू कश्मीर और ऐसे हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में चुनाव कराने में अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। ये कब की बात हो रही है? 1951 की बात हो रही है कि बहुत समस्या उस टाइम का फेस करना पड़ा था चुनाव आयोग को। ठीक है, आगे देखते हैं। उसे 1991 में पूरी चुनाव प्रक्रिया के बीच में ही रोकना पड़ा क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। कब कर दी गई थी राजीव गांधी की हत्या? 1991 में। ठीक है, याद रखना। निर्वाचन आयोग को 2002 में एक अन्य गंभीर समस्या का सामना भी करना पड़ा था जब गुजरात विधानसभा भंग कर दी गई थी और चुनाव कराना पड़ा। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब चुनाव भंग हो जाती है, आपको पता होगा कि जब कभी कभी चुनाव भंग भी हो जाती है तो इसलिए उसको दोबारा कराना पड़ता है। कभी कभी कोई नेता इस्तीफा दे देता है जब भी चुनाव कराना पड़ता है। ये है कि उसको कब कब चुनाव कराना पड़ा, वो ये बता रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। लेकिन निर्वाचन आयोग ने पाया कि राज्य में अप्रत्याशित हिंसा के कारण स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना तुरंत संभव न था। निर्वाचन आयोग ने राज्य में विधानसभा चुनावों को कुछ महीनों के लिए स्थगित करने का निर्णय ले लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग के इस निर्णय को वैध ठहराया कि वो गलत कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब समस्या उत्पन्न होती है तो फिर निर्वाचन आयोग क्या करे? ठीक है, इसलिए उसने क्या किया, चुनाव को 1 महीने के लिए या कुछ महीनों के लिए स्थगित कर दिया है। इतना समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम चुनाव सुधार। चुनाव सुधार क्या है? ठीक है, चुनाव में क्या क्या सुधार होने चाहिए वो ये पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चुनाव की कोई प्रणाली कभी आदर्श नहीं हो सकती, उसमें अनेक कमियां और सीमाएं होती हैं। लोकतांत्रिक समाज में अपने चुनावों को और अधिक स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के तरीके को बराबर खोजते रहना पड़ता है। वैश्विक मताधिकार, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता और एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना को स्वीकार कर भारत में चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है, लेकिन पिछले 66 वर्षों में अनुभव के बाद हमारी चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए अनेक सुझाव दिए गए हैं। चुनाव सुधारों की सुझाव निर्वाचन आयोग, विभिन्न राजनीतिक दलों, स्वतंत्र समूहों और अनेक विधाओं के द्वारा किए गए। इनमें से कुछ सुझाव अध्ययन है। ठीक है, हम ये पढ़ेंगे कि क्या क्या चुनाव में सुधार होने चाहिए, वो ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। चलिए पहले टॉपिक पे शुरू करते हैं। हमारी चुनाव व्यवस्था को सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली के स्थान पर किसी प्रकार की
समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू करना चाहिए। इससे राजनीतिक दल को उसी अनुपात में सीटें मिलेगी जिस अनुपात में उसने वोट मिलेगा। ठीक है, यानी देखिए ये बता रहा है कि जो चुनाव सुधार की बात हो रही है तो उसमें पहला टॉपिक ये है कि जो चुनाव होता है उसमें समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू होना चाहिए। यानी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, जिसमें बताते हैं कि जितने लोगों को वोट मिलता है उसके अनुपात में सीटें दी जाती है, वो होती है समानुपातिक प्रणाली। ठीक है, और समानुपातिक प्रणाली को अपनाना चाहिए निर्वाचन आयोग में, मतलब जो चुनाव होता है उसमें समानुपातिक प्रतिनिधित्व को अपनाना चाहिए, वो ये बता रहा है कि इसमें ये सुधार होना चाहिए। दूसरा टॉपिक पे हम नेक्स्ट चलते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। संसद और विधानसभाओं में 1/3 सीटों पर महिलाओं को चुनाव के लिए विशेष प्रावधान बनाए जाएं। ठीक है, अब इसमें महिलाओं के आरक्षण के बारे में बात की गई है कि अब दूसरा चुनाव में जो सुधार होना चाहिए उसमें यह है कि 1/3 सीट जो हो वो महिलाओं के लिए हो। ठीक है, ये बताया गया है। नेक्स्ट आते हमारा तीसरा टॉपिक है चुनाव राजनीतिक में धन और प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए और अधिक कठोर प्रावधान होने चाहिए। ठीक है, यानी उसमें कठोर सख्त प्रावधान होने चाहिए। सरकार को एक विशेष नीति से चुनावी खर्चों का भुगतान करना चाहिए। यानी ऐसा होता है कि बहुत से लोग तो चुनाव में बहुत खड़े होते हैं, लेकिन क्या होता है उनका वो वोट से नहीं जीत पाते, और वो जीत नहीं पाते तो उनका जो खर्चा है, जो जितना भी खर्चा जाता है वो सब उनका नुकसान हो जाता है। तो वो यही बता रहे हैं कि जो लोग क्या करते हैं चुनाव में खड़े होते हैं और क्या करते हैं कि प्रचार करते हैं और पैसे खर्च करते हैं, उनका भुगतान सरकार को करना चाहिए, वो ये बता रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जिस उम्मीदवार के विरुद्ध फौजदारी का मुकदमा हो उसे चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए। यानी जो फौजदारी पे वो एक तो होता है कि दिवालिया, एक होता है फौजदार। ठीक है, अगर ऐसा मुकदमा किसी पे हो तो क्या हो, उसको चुनाव लड़ने का हक नहीं होना चाहिए। आपको फौजदारी का मतलब समझ में आए? दिवालिया फौजदारी का मतलब होता है जो कंगाल हो गया, उसके बारे में बात हो रहा है। अब किसी से उधार लिया, उसने दिया नहीं, वो कंगाल हो गया, तो उस पर क्या करते हैं लोग, केस कर देते हैं कि भाई इसने हमारा पैसा नहीं दिया और इसने ऐसा कर दिया। तो उस पर लोग जिसने केस किया है, तो अगर वो केस उस पर हुआ है तो उसको चुनाव लड़ने का हक नहीं होना चाहिए, उसमें ये बताया। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। चुनाव प्रचार की जाति और धर्म के आधार पर की जाने वाली किसी भी अपील को पूरी तरह से प्रतिबंधित करना चाहिए। यानी ये बताया गया है कि बहुत से लोग धर्म के नाम पे चुनाव जीतते हैं, तो ये बताया गया है कि ऐसे लोगों को ऐसे चुनाव प्रचार को रोक देना चाहिए कि धर्म पे किसी तरह से मतलब उस पर चुनाव ना लड़े। राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने के लिए तथा उनकी कार्यवाही को और अधिक पारदर्शी तथा लोकतांत्रिक बनाने के लिए एक कानून होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें बताया गया है कि जो राजनीतिक दल होते हैं उनके कार्यक्रम को नियंत्रित करने के लिए एक पारदर्शी होना चाहिए वो, और लोकतांत्रिक बनाने के लिए कानून होना चाहिए जिससे वो पारदर्शी और लोकतांत्रिक हो। ठीक है, ये बताया गया है। यह कुछ सुझाव है जो इन सुझावों पर कोई आम राय नहीं है, लेकिन यदि उन पर आम राय बन भी जाए तो भी कानून और औपचारिक प्रावधान एक सीमा तक ही कारगर हो सकता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? तो ये हमारा चैप्टर क्लियर हो गया और ख़त्म हो गया। देखिए मैंने अभी इस चैप्टर में हमने
निर्वाचन आयोग क्या क्या काम करता है वो हमने पढ़ा। इसमें चुनाव सुधार में क्या क्या होना चाहिए वो हमने पढ़ा। ठीक है, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप दोबारा वीडियो देख लीजिए। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दुआ करूँगी कि आप सबके अच्छे नंबर आए। ठीक है, तब तक के लिए बाय।